आ रहा है, समझ आ रहा है। और फिर इसके बॉडी को इनर्शिया ऑफ मोशन मिल रहा है, इसके बॉडी को इनर्शिया ऑफ मोशन मिल रहा है, तो वो इसको हेल्प कर रहा है चेयर को पीछे जाने। जब तक सेंटर ऑफ मास बीच में है ना, इन दो उंगलियों के बीच में है, ठीक है, ये डंडा गिर नहीं सकता। तो भाई स्वागत है आप लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, ठीक है। दिस इज आवर 6th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो अच्छा, बहुत बढ़िया। रोटेशनल मोशन डेफिनेटली हम एंड में जाके पढ़ेंगे इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से। एंड में तो क्या, बीच में ही स्टार्ट हो जाएगा, आप ये कह लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लीनियर मोशन में देखा है कि इनर्शिया होता है, तो रोटेशनल मोशन में वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। लीनियर मोशन में जो एक्चुअली मोशन में लाता है एक बॉडी को, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। रोटेशनल मोशन में जो रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, या टॉर्क कह सकते हो आप उसे। समझ आया? तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो कि जब एक बॉडी रोटेट करता है तो उसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, बहुत सारी चीजें। काफी हम अपन बहुत मजा आएगा, ठीक है। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले बच्चे कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये टर्म्स भले ही डायरेक्टली पेपर में पूछा जाए या ना पूछा जाए, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इन टर्म्स की कितनी तगड़ी समझ है आपके पास। समझ गहरा होना चाहिए इन टर्म्स का, ठीक है। बारी बारी टकराएगा फिजिक्स में। एक रिजिड बॉडी है तो पता तो होना चाहिए भाई रिजिड बॉडी होता क्या है। देखो बच्चे, मेरा फोन है, क्या ये मेरा फोन, ठीक है। क्या मैं इसे दबाऊंगा दब जाएगा ये, या खींचूंगा खींच जाएगा? तो एक तरह का एक है रिजिड बॉडी है, ठीक है। कि आप कोई बाहरी कोई फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पर उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता। इसे हम डिफाइन भी करेंगे बहुत सही तरीके से, ठीक है। या फिर ये रिमोट है, ठीक है। ये जो आपको 1 दिख रहा है और यहां जो भी है पावर बटन है, ठीक है। क्या मैं इसको दबाऊंगा तो क्या ये जो पावर बटन और जो बटन 1 वाला है पास पास आ गए? नहीं ना। क्या मैं इसको खींचूंगा तो दूर दूर चले गए? नहीं ना। तो सपोज करो, वैसे तो इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट फॉर अ मोमेंट आप सपोज कर लो कि एक पार्टिकल ये रेड वाला है, दूसरा क्या है, ये 1 वाला पार्टिकल है। ये पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो ये रिजिड बॉडी है। बच्चे कोई भी एक बॉडी देखो, कोई भी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं बना देता हूं, कोई भी बॉडी है, ठीक है ना। सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ए और बी को ना उस बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लो, ठीक है। आप बच्चे कितना भी फोर्स लगाओ, कोई भी कितना भी बाहरी फोर्स लगाओ, इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। चाहे इसे कंप्रेस करो, चाहे आप इसे एक्सटेंड करो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। एक ऐसा बॉडी, ऑल्दो बॉडी में फोर्स लग रहा है, पर एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, हाँ या ना? ठीक है। तो अ रिजिड बॉडी इज दैट विच हैज अ डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप. The distance between different pairs of particles of such a body do not change on applying any force on it. Got it? Now listen. यहां देखो, इस बॉल को देखो बच्चे, ठीक है। Let's draw 2 points, है ना। 2 पॉइंट्स को बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो पॉइंट गया तेल लेने, पॉइंट गया भाड़ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये जो भी बॉडी इसका फोर्स लगाओगे, क्या इसका शेप चेंज हुआ? क्या इसका साइज चेंज हुआ? हुआ बच्चे। तो दैट्स वाई ए रिजिड बॉडी नहीं है, ए रिजिड बॉडी की कैटेगरी में नहीं आएगा।
और यहां देखना इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा। जब मैं इसे दबाऊंगा ये पास पास आ जाएंगे, अभी इतने दूर है, जब मैं दबाऊंगा देखो पास पास आ गए। अब इनके बीच की दूरी सिर्फ इतनी है, पहले इतनी थी अब इतनी होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इनके यानी जो नॉन रिजिड बॉडी होता है, जब आप फोर्स लगाते हो तो दो कोई भी बॉडी के अंदर का पार्टिकल लो, उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है, अगर वो नॉन रिजिड बॉडी है तो। पर अगर रिजिड बॉडी है तो दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। नहीं आया क्या समझ? बट प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो इस दुनिया में कोई भी बॉडी, ठीक है, परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। क्योंकि भले मैं इस पेन को दबा रहा हूं तो आपको दिखेगा यार ये तो नहीं दबा रहा है, पर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाऊं कि डेफिनेटली थोड़ा ना थोड़ा कंप्रेस होगा, थोड़ा ना थोड़ा दबेगा। समझ आया? तो परफेक्टली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पर कुछ बॉडीज होती है जैसे क्वाड्स वगैरह जो नियरली रिजिड बॉडी होता है। गॉट इट? बढ़िया। तो हमें रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, बढ़िया। अगला है सिस्टम। ये ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, पर फिजिक्स में देखो इसका मतलब क्या है। डेफिनेटली यार सिस्टम आप जिस मर्जी उसको मान सकते हो। अब सिस्टम मानने से क्या होता है? सिस्टम मानने से ना चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं ये देखना चाहता हूं, मैं प्रैक्टिकल ये देखना चाहता हूं, जब मैं इस बॉल को इस हाइट से ड्रॉप करूंगा तो कितने टाइम बाद इसने ग्राउंड को हिट किया। मैं ये पढ़ना चाहता हूं बस कि इसने कितना टाइम लिया ग्राउंड तक पहुंचने, ग्राउंड के पास पहुंचने के लिए इसने कितना टाइम लिया। ऐसे बोलेंगे ना, कैसे बोलेंगे इसको? ओके, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इसने कितना टाइम लिया। हाँ हाँ हाँ, तो एक्चुअली मैं क्या पढ़ना चाहता हूं कि इस बॉल ने ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया। पर तुम्हें लगता है कि ये बॉल सिंगल पार्टिकल से मिलकर बना है? नहीं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं। हाँ या ना? तो ये बॉल बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है बेटा, ये बॉल बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। अरे हाँ या ना? मुझे कोई लोड नहीं है कि मैं इन फोर्सेस को पढ़ूं, ठीक है, या इनका ये कितना बॉन्डिंग है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जस्ट मैं क्या देखना चाहता हूं, इस पूरे बॉडी ने, समझ आया नहीं है, इस पूरे बॉडी ने कितना टाइम लिया ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। समझ आया? तो मैं पार्टिकल्स को पढ़ के मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। पार्टिकल्स को पढ़ने का, अंदर के पार्टिकल्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मैं देखूंगा यार ये ग्राउंड तक पहुंचा तो इस पार्टिकल यहां आ गया, ये नीचे वाला यहां आ गया। अरे भाई अगर पार्टिकल्स को पढ़ने लगे तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। तो फिजिक्स में इसको, इस पूरे को एक क्या मान लो? सिस्टम मान लो। पूरे को वन बॉडी मान लो आप, वन बॉडी जो कि है भी वन बॉडी, यानी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, एक पार्टिकल ही मान लो तुम इसको, है ना? ये मत सोचो कि ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। समझ आया नहीं है? तो ये सिस्टम है। अब सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है। सिस्टम किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज देर आर टू बॉल्स, ये आए टकरा गए, तो अगर पूरे सिस्टम में आप दोनों बॉल को ले सकते हो, दोनों बॉल को ले सकते हो। समझ आया नहीं आया? या पूरे सिस्टम में, सिस्टम सिर्फ सिंगल बॉल को लोगे तो जो इसने फोर्स लगाया वो आप कंसिडरेशन में लोगे। किसमें लोगे? कंसिडरेशन में लोगे। देखो इसे और थोड़ा डिटेल से समझते हैं, इसे और थोड़ा डिटेल से। मुझे एक बात बताओ, यहां बच्चे मान लो ना 2 kg का बॉडी है और साथ में ही 5 kg का बॉडी है, ठीक है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं 14 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा हूं? 14 न्यूटन। क्योंकि ये दोनों चिपके हुए हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हुए हैं? चिपके हुए हैं। ठीक है, अगर मैं एक में फोर्स लगाऊंगा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा पूरे सिस्टम में। आ रहा है हाँ या ना? ठीक है, जो एक्सेलरेशन, क्योंकि ये पूरे कांटेक्ट में है, जो एक्सेलरेशन 2 kg वाले बॉडी का होगा वही एक्सेलरेशन 5 kg वाले बॉडी का भी होगा। समझ आया? तो एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, मान लो, तो फोर्स क्या होगा? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन।
टोटल मास के लिए आप 2 + 5 कर दोगे, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स कितना था जी 14, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर/सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने 2 kg को अलग नहीं माना, आपने 5 kg को अलग नहीं माना, इसको आपने एक ही बॉडी कंसीडर कर लिया। मानो देयर इज ओनली वन बॉडी ऑफ मास 7 kg। ये पूरा हमारा क्या था, सिस्टम था, और इस पूरे सिस्टम में 2 बॉडी आ गए। समझ आनी है? टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप सिस्टम किसको मान रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस में और अच्छे से हमें समझ आएगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? पक्का? या किस केस में इसे हम सिस्टम नहीं मानेंगे? मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि 5 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, आप बोलोगे भैया 5 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ। बिल्कुल, पर मान लो क्वेश्चन ये हुआ कि 5 kg पे कितना फोर्स लग रहा है 2 kg के वजह से। फोर्स ऑन 5 kg ड्यू टू 2 kg बॉडी, तो इसको आप सेपरेट करके देखोगे। समझ आया? तो 5 kg अलग देखोगे, 2 kg अलग देखोगे। अब इसको आप सिस्टम नहीं मान सकते, हाँ या ना? तो ये टोटली डिपेंड करता है किस पे बेटा, क्वेश्चन पे। अरे हाँ या ना? तो सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। A collection of number of particles interacting with one another and are under consideration during analysis of situation are said to form a system। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जितनी बॉडीज को आपने एक साथ मान लिया वो क्या बना देंगे, आपका सिस्टम बना देंगे। समझ आ नहीं है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है सिस्टम में, 2 बॉडी आएगा, 3 बॉडी आएगा, कुछ नहीं है ऐसा। ध्यान रखना भाई, जब मैं सिस्टम की बात करता हूं ना, वहां इंटरनल फोर्सेस आता है। एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, अब कॉन्सेप्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का। जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पर टोटली हम इस कंफ्यूजन को मिटा देंगे, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे, है ना। बाकी समय के साथ सीखेंगे डेफिनेटली। देखो यहाँ पे यार, पूरा सिस्टम हमने किसे माना था, 2 kg + 5 kg को क्या मान लिया था, सिस्टम, आया ना। सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स लग रहा है तो उसे आप एक्सटर्नल फोर्स कहोगे। क्या कहोगे, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल, आया ना। सिस्टम के बाहर से मैंने 40 न्यूटन फोर्स लगाया था, वो कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। सिस्टम के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसे आप इंटरनल फोर्सेस मानते हो। अच्छा, इस सिस्टम में 2 हमने बॉडी लिया, ये 2 बॉडी एक दूसरे फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, लगा रहे हैं। अरे यार, मैं 2 kg में 14 न्यूटन लगा रहा हूं, ठीक है, और 2 kg वाला 5 kg पे कुछ लगा रहा होगा फोर्स, ठीक है। और क्योंकि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जैसे मैं दीवार को धक्का देता हूं तो मैं दीवार पे लगा रहा हूं, दीवार भी तो मेरे पे लगाता है। तो 2 kg वाले ने 5 kg पे फोर्स लगाया, और 5 kg ने भी 2 kg पे क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। फॉर अ मोमेंट लेट्स कॉल इट एट एज बॉडी 1 एंड दिस इज एज बॉडी 2। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है। इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इसको मैं बोल देता हूं, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, सेकंड बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, इसको मैं बोल देता हूं F21। क्या बोल देता हूं, F21, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। और जो फर्स्ट बॉडी पे जो सेकंड बॉडी के वजह से फोर्स लग रहा है उसे मैं बोल देता हूं F12। क्या बोल देता हूं, F12। एंड आपको अच्छे से पता है कि अगर 2 kg वाला 5 kg पे फोर्स लगाएगा तो 5 kg वाला भी 2 kg पे लगाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। अरे हाँ या ना? डेफिनेटली आप कहोगे भैया F12 इज इक्वल टू F21 मैग्नीट्यूड में। किसमें? अगर वेक्टर लगाऊं तो यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस साइन क्या दिखाता है कि इक्वल तो है भाई, पर डायरेक्शन में ऑपोजिट है। यहाँ क्या समझ? एंड डेफिनेटली आपको दिख रहा है। पर मैंने पूरा सिस्टम किसको माना, इस पूरे मतलब 2 बॉडी के कॉम्बिनेशन को पूरा सिस्टम मान लिया मैंने। इंटरनल फोर्सेस घंटा मोशन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? अगर सिस्टम के अंदर 2 बॉडी था, एक 2 kg का था, एक 5 kg का था,
अरे हाँ या ना? ठीक है, तो यार देखो 2 kg वाला 5 पे लगा रहा है, 5 वाला 2 पे लगा रहा है, तो उनकी अंदर की बात है, वो इंटरनल फोर्सेस है, वो कभी भी मोशन को इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? इक्वल एंड ऑपोजिट है जी। है? देख लो नेट फोर्स इस पे कितना है, तुम ना पूरा नेट फोर्स निकालो पूरे सिस्टम पे, तुम बोलोगे भैया 14 तो मैं लगा ही रहा हूं, 14 तो मैं लगा ही रहा हूं, आया ना? ठीक है भैया, F12 भी तो लग रहा है, F12 भी तो लग रहा है, ठीक है, और F21 भी तो लग रहा है। भाई ये दोनों कट नहीं जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये दोनों कट नहीं जाएंगे, तो स्टिल अभी कितना ही लग रहा है। अरे हाँ या ना? पर अगर मान लो कि मैं सिर्फ 2 kg को अपना सिस्टम मानता हूं, मैं सिर्फ कितने kg को मानता हूं? 2 kg को। मैंने सिस्टम सिर्फ किसको माना? 2 kg वाले को अपना सिस्टम माना, तो इस पे मैं 14 न्यूटन तो लगा ही रहा था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पर इस पे जो फोर्स लग रहा था, ये F12 लग रहा था, ठीक है, 2 kg पे जो फोर्स लग रहा था ड्यू टू 5 kg, जिसको मैं बोल रहा हूं F12, वो भी कंसिडर करूं, क्योंकि सिस्टम के अंदर अब 5 kg नहीं है। समझ आया नहीं है? पर अगर मैं दोनों को पूरे को सिस्टम मान लेता हूं, पूरे को क्या मान लेता हूं? सिस्टम मान लेता हूं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये इंटरनल फोर्सेस घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगी। एग्जांपल देखना है भाई, इलस्ट्रेशन दिखाऊं कि इंटरनल फोर्सेस मोशन को इफेक्ट नहीं करता, यानी वो वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता, इनिशियल वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता इंटरनल फोर्सेस। ठीक है यार, देखो ऐसे तो ये पेन है, क्या तुमने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा? इसमें मॉलिक्यूल होता है, वेंडरवाल फोर्सेस होते हैं, ये फोर्स होता है, वो फोर्स होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पर फोर्सेस लग रहा है ना? क्यों? अगर फोर्सेस लग रहा है तो अपने आप मेरे हाथ से कहीं और क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सारी की सारी कैसी फोर्सेस है? इंटरनल फोर्सेस। अगर मुझे इसे उठा के कहीं और रखना है तो मुझे एक्सटर्नल कोई बाहर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आया समझ? अभी भी नहीं आया? इलस्ट्रेशन देखना चाहते हो क्या? इलस्ट्रेशन देखना चाहते हो? तो बेटा मुझे 2 जनों की हेल्प चाहिए होगी, तो एक्चुअली यहाँ पे एक चेयर रखना पड़ेगा अपने को, और इसे हटाना पड़ेगा, ताकि घास हटाना पड़ेगा। अनिकेत और आप दोनों आ जाओ। तो अनिकेत जी आ गया अपनी इच्छा से, ठीक है, अनिकेत आ गया अपनी इच्छा से। तो चैलेंज क्या अनिकेत के लिए? इसने ये पैर अपने जमीन में नहीं लगा सकता, आपको ये इसके ऊपर ही रखना है, ठीक है, पहियों के ऊपर ही रखना है, ठीक है। और ये बेटा आगे आप पुश नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं सुनो, चेयर एक बॉडी है, अनिकेत एक बॉडी है, दोनों बॉडी को हमने अटैच कर दिया, यानी ताकि दोनों एक बॉडी की तरह बिहेव करें। और पूरा सिस्टम हम किसे मान रहे हैं? अनिकेत प्लस, पूरा सिस्टम हम अनिकेत प्लस चेयर को मान रहे हैं। समझ आया? अब पता है क्या, अगर अनिकेत डिटैच हो जाएगा ना चेयर से, तो अलग अलग बॉडीज हो जाएंगी। समझ आ रहा है ना? मैं चाहता हूं कांटेक्ट ना टूटे, इसलिए अनिकेत ने अपने आप को रस्सी से बंधवा लिया। शाबाश बेटा, बहुत आगे जाओगे, शाबाश। देखो समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो अनिकेत जितना दम लगाने लगा तो आगे पीछे करके दिखा। नहीं, आप पैर आगे नहीं कर सकते ना, पैर, हाँ पैर वहीं पे रखना है। देख पैर भी बांध देंगे वरना हम। देखो जब पैर उसने अटैच रखा हुआ है ना, पैर कभी हवा में था। अरे भाई, अरे लुल से इसको अटैच रखना है इसमें, इधर आ। ये आगे कर रहा है, मना तो किया था मैंने तुझे, ऐसे ऐसे ही, हाँ ऐसे, और ये ऐसे ही। अब कर, अब कर, अब कर। पता है क्या, ये ऐसे ऐसे कर रहा है ना, ये ऐसा ऐसे कर रहा है तो डिटैच हो जा रहा है। समझ आ रहा है? और फिर इसके बॉडी को इनर्शिया ऑफ मोशन मिल रहा है, इसके बॉडी को इनर्शिया ऑफ मोशन मिल रहा है, तो वो इसको हेल्प कर रहा है चेयर को पीछे जाने से। तो दैट्स व्हाई हम चाहते हैं कि इसका जो बैक है डिटैच ना हो इससे। यहां पे इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है। नाउ लिसन अनिकेत, ऐसी बात नहीं है दम नहीं लगा रहा, दम बहुत है लवंडे में, पर दम नहीं लगा रहा है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पर बच्चे जितना फोर्स है चेयर पे लगा रहा है ना, चेयर भी उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा है।
और इसलिए इसकी मूवमेंट नहीं हो रही है। ये कॉन्सेप्ट है। अब भाई ऐसे मेढक की तरह ना उछल, ठीक है बेटा, तू इसको चिपका ऐसे, पैर को भी चिपका, अब ले जा, तू चिपका ले अपने आप को। डेफिनेटली नहीं, वो मुंडी भी नहीं हिलाना है बेटा। नहीं होगा ना, डेफिनेटली नहीं होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, समझ आ रहा है? और वही मैं बोल रहा हूं, अब ध्यान देना, इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब आपको बेटा चिपकना है ना, तो चिपक जाए मेरे लाल, चिपक जा उधर, कोई ना। अब देखो, अगर मैं बाहर से फोर्स दूं, लो भाई चिपक गया, या अपने पैरों का हेल्प ले, जैसे, समझ आ रहा है? तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस। पहले इंटरनल था, अब क्या है? एक्सटर्नल। अब आपको आया समझ कि इंटरनल फोर्सेस कभी भी एक बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। अरे हाँ या ना? अगला कॉन्सेप्ट है बेटा सेंटर ऑफ मास का। किसका कॉन्सेप्ट है? सेंटर ऑफ मास। अब यार देखो, रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले ना अपन थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास को समझना पड़ेगा, वो भी अच्छे से। सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का क्या होता है? 2 बॉडीज या 3 बॉडीज या एक से ज्यादा बॉडीज हो, ऐसे सिस्टम में जब 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज हो तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, वो भी हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। पर सेंटर ऑफ मास हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पढ़ क्यों रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, ये सबको पता है कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। अरे हाँ या ना? ठीक है, सपोज मुझे उसको स्टडी करना है, ठीक है, और भाला काफी लंबा था, तो क्या मैं किस पार्टिकल को स्टडी करूंगा बताओ? भाले में तो बहुत सारे पार्टिकल थे ना, उसका मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? मुझे भाले को स्टडी करना है, मतलब मेन भाले को नहीं, भाले के मोशन को स्टडी करना है। तो भाले के पार्टिकल से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। समझ आया? तो एक्चुअली आपको पता है वो भाला कितना लंबा है, ठीक है, क्यों ना समझ आ रहा है, उस पूरे भाले को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। क्या मान लो? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। अब आप बोलोगे भैया उस भाले को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान तो लो, पर उस भाले का कुछ मास है, तो उस पॉइंट का भी उतना ही मास होना चाहिए। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ना फिजिक्स को काफी आसान बना देता है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। ठीक है यार, देखो कि मान लो एक स्पिनर ने ना बॉल फेंकी ऐसे, ठीक है, ऐसे बॉल फेंकी, ये स्पिन होके जा रहा है, ऐसे स्पिन होके जा रहा है। अगर हर एक पार्टिकल को पढ़ने बैठे ना, जिंदगी के लग गए। पता है तुम्हें क्या लग गए? देखो इधर, इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को, हर एक पार्टिकल को देखोगे, ये जो आंख है ना एक, आप तो बोलोगे भैया ये तो पूरा स्विंग होके जा रहा था, जो स्विंग होके ऊपर जा रहा था, तो ये पार्टिकल देखो ऊपर गया, इसका काफी अजीब मोशन है। ये पार्टिकल आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, ऐसे करके आगे जा रहा है। तो भाई इतना कॉम्प्लिकेशन कौन झेलेगा? रे बाबा, अरे तुम समझे क्या हो रहा है इधर? अगर इस पार्टिकल को तुम देखो तो ये पार्टिकल मतलब स्विंग भी हो रहा है, मतलब ऐसे स्पिन भी हो रहा है, जो भी कहते हैं इसे, ठीक है, और आगे भी जा रहा है। तो ये पार्टिकल सर्कुलर भी है और ट्रांसलेट भी हो रहा है, ऐसे जा रहा है। कितना कॉम्प्लिकेटेड मोशन आ जाएगा, समझ आया नहीं आया? तो सिंपली यार इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। और एक और चीज मैं बताऊं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसका सेंटर ना, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही जा रहा है। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही क्या हो रहा है? जा रहा है। यार कहने का मतलब क्या है? इट्स लाइक दिस, इसका सेंटर यहां देखना, सेंटर है, ठीक है, भले ये रोटेट करता हुआ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अलग अलग पार्टिकल बहुत अजीब अजीब मोशन कर रहे हैं, पर ये बीच वाला पार्टिकल देखना, ये ऐसे गया, बीच वाला पार्टिकल सिंपली ऐसे गया है, बीच वाला पार्टिकल सिंपली ऐसे गया है। अरे हाँ या ना? तो एक काम करो, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास of a body is a point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. सेंटर ऑफ मास वो होता है। तो उस पॉइंट को स्टडी कर लो बस तुम, उस पॉइंट पे ही सारा मास है, और बस उस पॉइंट को अपन ने स्टडी करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने हाइट तक गया, कितने एक्सेलरेशन से गया। समझ आया नहीं है? ठीक है, सभी पार्टिकल्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है।
तो किसी भी बॉडी के लिए समझ आया, सेंटर ऑफ मास फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा क्या बना देता है, आसान बना देता है। नहीं आया क्या समझ? तो सेंटर ऑफ मास हम इसलिए पढ़ते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated। समझ आया यार? भैया मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। देखो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये पूरा बॉडी है, अलग अलग है। अगर मुझे इसे स्टेबल रखना है, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। एक जगह लगाऊंगा दिक्कत हो जाएगी, गिर रहा है। क्या हो रहा है? गिर रहा है। नाउ लिसन, 2 मिनट थोड़ा अच्छे से। ये क्यों नहीं गिर रहा? अब गिर रहा है। 2 मिनट रुको। ये देखो, यहाँ पे बैलेंस है या नहीं? बैलेंस्ड है। इट्स लाइक कि होल मास ऑफ द बॉडी इस पॉइंट पे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट इस बॉडी का क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। अरे हाँ या ना? नहीं आया क्या समझ? भाई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में आए किसी भी बॉडी का, जरूरी नहीं है। यहां तो यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहां बिल्कुल किस में आ रहा है? लगभग बीच में आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखो, ये वाइपर का डंडा मस्त बाथरूम से ले आए अपन। तो सेंटर ऑफ मास ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? ऐसे 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 करके आओ। क्यों? सेंटर ऑफ मास, जब तक सेंटर ऑफ मास बीच में है ना, इन 2 उंगलियों के बीच में है, ठीक है, ये डंडा गिर नहीं सकता। तो इतना पता है, सेंटर ऑफ मास इन 2 उंगलियों के बीच में मिलेगा। अब जहां सारा मास ही कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी को तुम पकड़े हुए हो, कहां जाएगा रे? पूरा बॉडी थोड़ी ना नीचे जाएगा। गजब, मतलब गजब कुछ भी खेला है यहां देखो। ठीक है, अरे दिख रहा है, दिख रहा है? यहां भी आपको बीच में दिख रहा होगा, मतलब इन 2 उंगलियों के बीच ही है कहीं सेंटर ऑफ मास। इन 2 उंगलियों के बीच ही कहां क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास। देख लो, आया ना? वो हवा के वजह से थोड़ा इधर उधर हो रहा है, वो अलग बात है। समझ आ रहा है? तो इसका सेंटर ऑफ मास, अब बोलोगे भैया ये भी तो लगभग बीच में आया। अरे रुको जरा, सबर करो, टोपी तो लगाने दो इसका। ये पानी गिर रहा है देखो इधर। अच्छा देखो, इसे तो लगाने दो। अब क्या हो गया? यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब इस साइड मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया। समझ आया? और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं आपको, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का, किसी बॉडी का क्या? सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हमेशा जहां मास ज्यादा होगा ना, वहां लाया करेगा। मास अब यहां ज्यादा हो गया, तो अब देखना, बीच में मैं करने की कोशिश करूंगा, गिर गया, बीच में लाने की कोशिश करूंगा, आएगा ही नहीं। इस साइड आएगा, ज्यादा मास वाले साइड आएगा सेंटर ऑफ मास। समझ आया नहीं आया? देखो यहां कहीं है सेंटर ऑफ मास, आया ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आया क्या समझ? देखो जब इक्वल हो ना, इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, जब इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है बेटा, तब तो सेंटर में ही आएगा। ज्योमेट्रिक जो सेंटर होगा ना, वही सेंटर ऑफ मास होता है। अभी बहुत सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर लैमिना का क्या होता है, रॉड का तो अभी थोड़ा सा हमने देखा, इसका डेरिवेशन भी है। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो डेरिवेशन में हम ड्राइव करेंगे, हाँ यार इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? काफी चीजें आगे अपन पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल थोड़ा सा समझ आ रहा है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी is a point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated। नहीं आएगा समझ? आ गया? ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का बॉडी में ही लाए करे। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर लाए कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिंग, चूड़ा, अरे कड़े भाई कड़े, तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आया था इसका। ठीक है, अपन पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं और वहां पे मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे? सेंटर ऑफ मास। ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान देना, मान लो पूरी बॉडी पे ना, पूरी बॉडी पे मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, अगर सेम फोर्स मैं सेंटर ऑफ मास पे लगाऊं ना, तब भी वही इफेक्ट आएगा। मान लो पूरी बॉडी पे आपने 5 न्यूटन लगाया। कितना लगाया? 5 न्यूटन। यहां देखो, पूरी बॉडी पे आपने 5 न्यूटन लगाया, रहा वाह, ये देखो
पूरी बॉडी पे 5 न्यूटन लगाया तुमने, ऐसे पूरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, पूरी बॉडी पे क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये रहा इसका, मान लो 5 न्यूटन में लगा रहा था, और 5 न्यूटन सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे लगाता हूं, सिर्फ यहाँ देखना, यहाँ पे सेम इफेक्ट हो रहा है, सेम इफेक्ट हो रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा, अगर आप इस पॉइंट के अलावा कहीं और भी लगाओ, कहीं और लगाओ, तो सेम मोशन नहीं होगा। देखो सेम मोशन नहीं हुआ। अब आया समझ? तो सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का वह पॉइंट है कि बॉडी पे मान लो कुछ फोर्स लग रहा है, बॉडी पे मान लो क्या लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, कि बॉडी पे कुछ क्या लग रहा है बच्चे, फोर्स लग रहा है। तो बॉडी जैसा भी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, पर उतना ही फोर्स अगर आप सेंटर ऑफ मास पे भी लगा दो तो बॉडी सेम बिहेव करेगा, सेम मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बहुत सही है भाई। एक तो सारा मास उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, समझ आया नहीं है? तो जितना भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तुम अज्यूम कर लो सारा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। तो देखो कोई भी डेरिवेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट कितना आसान हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी भी नहीं आया समझ, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आ गया? आ गया, बढ़िया, ग्रेट। तो यही लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सपोज करो 2 पार्टिकल है, 1 और 2 पार्टिकल है, ठीक है। कहाँ गए रे बाबा? 2 पार्टिकल सिस्टम है, ये लगभग मासलेस है इनके मुकाबले, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मैं इन दोनों को ही कंसिडरेशन में लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक के यहाँ घुसाते हैं, देखो, ठीक है, वही बस दोनों साइड इक्वल मासेस है, बिकॉज दे आर सेम स्माइली बॉल। आई थिंक दोनों की डेंसिटी अलग ना हो बस, क्या, वरना मास अलग अलग होगा, जो भी है। ये सेंटर ऑफ मास है इसका, ये क्या है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास है, लगभग सेंटर में है, लगभग क्या है, सेंटर में है, ठीक है, क्योंकि इक्वल मासेस है। अरे जरूरी है 2 बॉडी का मास हमेशा इक्वल आए? एक का m1 हो सकता है, दूसरे का m2। तो अब हम ड्राइव करने वाले हैं, 2 पार्टिकल्स है, एक का मास m1 है, दूसरे का क्या है, m2 है, ठीक है। उनका पोजीशन वेक्टर r1 r2 है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा 2 पार्टिकल सिस्टम का? डेरिवेशन ये है, नहीं आया क्या समझ? आ गया? तो डेफिनेटली बहुत सी चीजों में डिपेंड करेगा, उनके मास वगैरह में डिपेंड करेगा। क्यों? मान लो मास मैं चेंज कर देता हूं, जैसे मास इसका बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, तो अब यू कांट से कि बीच में ही आएगा, देखो तुरंत गिर जाएगा, तुरंत गिर गया। समझ आ रही है? ये हमेशा हैवी बॉडी के पास लाया करता है, अभी हम प्रूफ कर देंगे अभी डेरिवेशन के थ्रू, ठीक है। बहुत सारी स्पेशल केसेस भी देखेंगे हैवी बॉडी के पास। ओ भाई साहब, मुझे बहुत पास जाना पड़ेगा इसके, कुछ ज्यादा ही भारी है क्या? अरे तो बहुत भारी है भाई, थोड़ा कम भारी सामान लाओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसका मास मैंने बढ़ा दिया, कैची घुसाड़ गए, ठीक है बेटा। और क्या, और कोई ऑप्शन तो था नहीं, कैची डालना पड़ा भाई अंदर, ठीक है। पता नहीं भाई, वैसे तो देखो इधर, इसका सेंटर ऑफ मास अब कहां लाया कर रहा है, जहां मास ज्यादा है। समझ आया? आया ना? बीच में लाए नहीं करेगा, देखो बीच में तुरंत गिर जाएगा। वाह, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आया नहीं आया समझ? आ गया ना? पानी दो रे बाबा, पानी दो। एक और चीज बाद में देखेंगे, अभी यहाँ देखेंगे, क्योंकि मैं डेरिवेशन का बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो डेरिवेशन करते हैं, पहले क्या करते हैं, डेरिवेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अरे हाँ या ना? बढ़िया है भाई, बढ़िया है। ओह गॉड, बच्चे जब आप ये डेरिवेशन करेंगे डेफिनेटली आपको डायग्राम पेंसिल से बनाना है, ठीक है। और ये बकवास तो लिखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जो आप डायग्राम बनाओगे जिस हिसाब से आपने डेरिवेशन करना है, ठीक है, और उसी हिसाब से आपको एक थ्योरी लिखना है हल्का सा, वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। चलो नंबर के बारे में नहीं सोचते हैं, फिलहाल इसको सीखते हैं, ठीक है। सपोज देयर आर 2 बॉडीज, ठीक है। एक बॉडी है ए जिसका मास कितना है बच्चे, m1, क्या है, m1। दूसरा बॉडी है बी, उसका मास क्या है बाबा, m2, ठीक है, ठीक है। रेक्टेंगुलर
सिस्टम में लिया मैंने, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में मैं इसे कंसिडर कर रहा हूं। समझ आ रहा है? ओरिजिन देखो भाई, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, कोई भी डिस्टेंस आप ओरिजिन से मापते हो। बॉडी, अच्छा बॉडी ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से इसको मिला दो, और इसको मैं क्या कह रहा हूं, R1। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी ए, ठीक है, एंड R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी बी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, सपोज करो बेटा, क्या करो, सपोज करो कि इसका सेंटर ऑफ मास इन दो, मतलब इस पूरे सिस्टम, ये पूरा क्या है हमारा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सी पे लाई कर रहा है, और जर्नी है भाई सी बीच में, जरूरी नहीं है कि सी बीच में, पर सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल्स के बीच ही होगा। बीच इन द सेंस कि जो दो पार्टिकल्स को जो ज्वाइन करेगा ना लाइन, उसी लाइन में लाई करेगा, दो पार्टिकल्स के बाहर लाई नहीं करेगा, मतलब आउटसाइड लाई नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूं। समझ आ रहा है? अभी हम जाके प्रूफ करेंगे। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सी पॉइंट क्या है बिल्कुल मिड में है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो सपोज करो सी क्या है, सेंटर ऑफ मास है ना, ए और बी दो बॉडी है, दो बॉडी का हमने सिस्टम लिया, और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सपोज करो, लेट करो क्या है बेटा, पॉइंट सी। पॉइंट क्या है, सी, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, कैपिटल आर। क्या है बेटा, कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा यहां देखो, मुझे एक बात बताओ, कुछ चीजें और लेट कर लेना कि भैया एफ, जैसे ना बॉडी ए पे ना जो बॉडी बी के वजह से फोर्स लग रहा है, ये पूरा सिस्टम है भाई, ये पूरा क्या है, सिस्टम। अरे आया ना, कुछ इंटरनल फोर्सेस भी एक्ट करेगा, मान लेते एक्ट करेगा, ठीक है। जो बॉडी ए पे बॉडी बी के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे मैं F12 कह लूं, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। अरे हाँ या ना, और जो बॉडी बी पे बॉडी ए के वजह से फोर्स लग रहा है उसे मैं क्या कह देता हूं, F21। नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या समझ? आ गया क्या? इंटरनल फोर्सेस। अरे वाह वाह, कौन सा फोर्सेस है, इंटरनल, ठीक है। सपोज करो इनमें इंडिविजुअली एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, ये F1 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी ए, एंड स्मॉल F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी बी। कुछ चीजें लेट करोगे, अरे हाँ या ना, इनकी वेलोसिटीज भी लेट कर लो, लेट करो v1 v2 क्या है, इनकी वेलोसिटी है। तो क्या क्या लिखना है हल्का सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि कंसिडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 एंड m2, ठीक है, लोकेटेड एट पॉइंट a एंड b इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, नहीं आ रहा क्या समझ? तो इतना तो लिख ही लोगे कि OA क्या है बेटा, OA, OA देखो इधर, OA क्या है, OA, OA क्या है, OA R1 है बेटा, ठीक है, और OB क्या है, R2 है ना, इतना लिख लोगे, ठीक है। लेट्स सी बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। समझ आ नहीं आ रहा? सी कह रहे हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बढ़िया, और OC दे दिया। इनकी वेलोसिटीज भी मान लो, मान लेते हैं बॉडी ए वेलोसिटी v1 से चल रहा है और बॉडी बी वेलोसिटी v2 से चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी का मतलब क्या है? अगर ये बॉडी ए मोशन में है तो इसका पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही क्या होता है, वेलोसिटी, यानी v1। अरे हाँ या ना, ठीक है, और v2 क्या होगा रे बाबा, dr2 बाय dt। हाँ या ना, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो ये चीजें कुछ लेट करनी पड़ेंगी आपको, कुछ और चीजें हैं लेट करने को, इसे भी लिख लेना आप लोग, इसमें ज्यादा टाइम डेफिनेटली नहीं लगेगा, ठीक है। F1 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1। F2 क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है m2 पे, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर डेरिवेशन स्टार्ट होगा, अभी हम करेंगे डेरिवेशन को, अभी हम करेंगे रे बाबा किसको, डेरिवेशन को करें। मैंने आपको पहले ये बताया कि क्या क्या लिखना बहुत जरूरी है। एक तो डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा, इतना इतना बकवास तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि CBSE आपका कॉम्प्रीहेंशन भी चेक करती है सर, ठीक है, लिखने की काबिलियत कितनी है, ठीक है, एक्सप्लेन करने की काबिलियत कितनी है किसी भी डेरिवेशन को। ड्राइव तो कोई भी कर दे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इतना एक्सप्लेनेशन तो आपको चाहिए होगा। लेट्स मूव ऑन बोर्ड। ओ शिट, ये क्या आ गया? अब यहां देखो, आगे बढ़ते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे
दो बॉडीज थे ए और बी, एक का मास m1 था, दूसरे का मास m2 था, है ना। बॉडी ए का पोजीशन वेक्टर r1 है, बॉडी बी का पोजीशन वेक्टर r2 है। सपोज ए और बी दो सिस्टम ऑफ बॉडीज है, दो सिस्टम ऑफ बॉडीज है, समझ नहीं आ रहा है, दो बॉडीज है, उनका सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा, और आप प्रूफ करोगे। देखो दो मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, तो उनके कहीं ना कहीं बीच में ही सेंटर ऑफ मास होता है। बीच में मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मिडल में ही होता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, मतलब बाहर लाई नहीं कर सकता है सेंटर ऑफ मास, इनके बीच ही लाई करेगा, चाहे यहां लाई करेगा चाहे यहां लाई करेगा। समझ नहीं आ रहा है? तो मैं मान ले रहा हूं बच्चे, ये देखो बॉडी ए है और बॉडी बी है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। और इस लाइन में बच्चे क्या दिख रहा है, पॉइंट सी दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, कैपिटल आर, ठीक है जी। अच्छा मान लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी माना हुआ है कि F1 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी ए, और F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी बी, है ना बच्चे, ठीक है, दिस आर एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, बढ़िया। अब देखो मान लेते हैं कि कुछ इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही है, मान लेते हैं क्या, कुछ इंटरनल फोर्सेस भी एक्ट कर रही है। अरे दो बॉडीज है, इनके बीच कुछ इंटरनल फोर्स भी लगेगा, तो जो ए पे बी की वजह से लग रहा है उसको मैं F12 कह रहा हूं, ठीक है, और जो बी पे ए की वजह से लग रहा है उसको मैं F21 कह रहा हूं। अरे हाँ या ना, इसको मैं F21 कह रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, बाय सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, हाँ या ना, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो अगर मैं बॉडी ए की बात करता हूं तो मान लेते हैं इसका मोमेंटम P1 है, ठीक है, फॉर बॉडी ए, फॉर बॉडी ए बेटा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P1 क्या है, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ठीक है, किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए। तो बॉडी ए में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन सा, F1, ठीक है बच्चे, दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, F12, कौन सा फोर्स लग रहा है, F12, हाँ या ना, ठीक है। अब लोग भैया F12 क्यों लिया आपने, F12 तो इंटरनल फोर्स है, नहीं यार देखो साफ सिंपल बात, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करता हूं ए और बी की, तो मैं कह सकता हूं F12 और F21 इंटरनल फोर्सेस है, पर मैं सिर्फ जब मैं बॉडी ए को देखूंगा ना, सिर्फ बॉडी ए को, तो मुझे नेट फोर्स को अज्यूम करना पड़ेगा, जितने भी फोर्सेस बॉडी ए पे एक्ट कर रहे हैं वो मुझे वो लेना पड़ेगा। तो F1 तो जो कोई बाहर से फोर्स लग रहा है वो F1 है, स्मॉल f1, और F12 क्या है, जो बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रहा है। अरे हाँ या ना, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना। मुझे एक चीज देखने दो, ये वेक्टर फॉर्म में ड्राइव किया गया है, स्केलर फॉर्म में, पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में पहला इन्होंने, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा इसे अपन पूरे डेरिवेशन को वेक्टर फॉर्म में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहां भी एक काम कर दो, यहां भी क्या लगा दो, वेक्टर लगा दो, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 हो जाएगा, P1 की जगह मास इनटू V1। अरे भाई मोमेंटम किसके इक्वल होता है, P होता है mv, और वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो P के ऊपर वेक्टर होता है और V के ऊपर क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा, m1 V1, ठीक है, कट कर देना भाई यहां तक, क्या देखो P, अच्छा P क्या होता है mv, P क्या होता है बेटा, लिखता हूं यहां तक, कट कर देना, L लग गया, ओके इट्स ओके, एडिटिंग। मोमेंटम क्या होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी, अरे हाँ या ना, तो P1 क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, m1 V1, ठीक है, d बाई dt, P1 की जगह अपन पुट करेंगे m1 V1, ठीक है, और किसके इक्वल हो गया, F1 प्लस F12, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली भाई, सिमिलरली फॉर बॉडी बी, फॉर बॉडी बी, तो बॉडी बी के लिए भी क्या हो जाएगा, d बाय dt, यहाँ m1 है, यहाँ पे m2 आएगा, यहाँ v1 है, यहाँ पे v2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे f2 प्लस f21 आएगा। अरे हाँ या ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी 2 का या बॉडी बी का क्या होगा, नेट फोर्स ऑन बॉडी बी,
तो एक फोर्स क्या लग रहा है, जल्दी बताओ, F2, स्मॉल F2, ठीक है। दूसरा बॉडी ए के वजह से लग रहा है F21, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। तो मैंने वही लिखा है dP2, P2 की जगह क्या लिखा है M2V2, अरे हाँ या ना। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, हाँ या ना। डी बाई डी टी, यहाँ आया M1V1 और यहाँ डी बाई डी टी और यहाँ M2V2, बहुत बढ़िया। राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे क्या है भाई, F1 प्लस F21 और यहाँ पे क्या है F2, ओ F12 है, तो F1 प्लस F12 बच्चे, और बच्चे यहाँ पे क्या है F2 प्लस F21, अरे हाँ या ना। एंड न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, +1 की क्लास में पता नहीं क्या होता है मुझे, +2 सही चलती है। देखो इधर, हाँ भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, ये इंटरनल फोर्सेस है, इक्वल और ऑपोजिट होगा, अरे हाँ या ना। F12 इक्वल एंड ऑपोजिट होगा F21 के, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां देखो, अरे यार ये काम करते हैं, अगले पेज में चलते हैं। यहां से क्या कॉमन है, डी बाई डी टी, यहां से क्या कॉमन है, डी बाई डी टी, यहां भी है डी बाई डी टी, यहां भी है, ठीक है। डी बाई डी टी कॉमन ले लो, डी बाई डी टी कॉमन ले लो, अरे यार डी बाई डी टी अगर कॉमन लोगे तो M1V1 प्लस M2V2, M1V1 प्लस M2V2। आप बोलोगे भैया डी बाई डी टी कॉमन लिया जा सकता है क्या, क्यों लिया जा सकता है, अरे डेरिवेटिव की एक प्रॉपर्टी होती है भाई, डी बाई डी एक्स है, मान लो दो फंक्शन है fx प्लस gx, तो अगर ये डेरिवेटिव अंदर बढ़ जाता है, याद है डेरिवेटिव अंदर बढ़ जाता है, तो अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते हो तुम, तो वही सीन यहां पे किया हुआ है हमने, ठीक है। और यहां क्या बचा, F1 प्लस F2, यहां बचा बेटा F1 प्लस F2, बहुत बढ़िया, शाबाश, कतई जहर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, V1 किसके इक्वल था रे, dr1 बाय dt, बताया था ना मैंने, और V2 किसके इक्वल था, dr2 बाय dt, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, एक काम करो, d बाई dt बाहर है, M1 V1 की जगह dr1 बाय dt और V2 की जगह dr2 बाय dt, बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करता हूं, ये F1 क्या चीज है, अगर मैं पूरे सिस्टम को देखूं A और B, तो इंटरनल फोर्सेस किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल कर जाएंगी, ठीक है। F1 क्या था, जो A पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, और F2 क्या था, जो B पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स को मैं F कह देता हूं, यानी F किसके इक्वल हो गया, F1 प्लस F2, और F क्या बेटा, F है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडीज, एक्टिंग ऑन दी सिस्टम ऑफ बॉडीज, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है। पूरा बाबा इना चोलवे, यहां देखो डी बाई डी टी दोबारा क्या आ जाएगा, कॉमन, तो डी बाई डी टी दोबारा कॉमन आएगा, तो डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां बचेगा M1R1 और यहां बचेगा M2R2, अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू F। अब मैं ना एक काम करने वाला हूं बेटा, एक काम करने वाला हूं अगले स्टेप में, ठीक है। अगले स्टेप में नीचे ना मैं M1 प्लस M2 नेट मास से डिवाइड करूंगा और नेट मास से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जो क्वांटिटी मैं डिवाइड कर रहा हूं वही क्वांटिटी मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो डेरिवेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, M1R1 प्लस M2R2, और जो मैंने मल्टीप्लाई किया बचे उस चीज को मैं डिवाइड भी कर रहा हूं, ठीक है, और उस चीज को मैं डिवाइड भी कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, M1 प्लस M2 और इज इक्वल टू क्या हो गया, F हो गया।
इसका अभी थोड़ी देर में समझ आएगा कि ऐसा मैंने किया क्यों। अभी आएगा समझ भाई, अभी आएगा, डोंट वरी। इफ होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है, कोई बता सकता है मुझे? सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जहां पे सारा का सारा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है। इफ होल मास ऑफ द सिस्टम, यहां देखो, इफ होल मास ऑफ द सिस्टम, जो कि m1 प्लस m2 है। अरे सिस्टम में दो ही तो बॉडीज है, एक है m1 और दूसरा है m2, तो पूरे सिस्टम का मास क्या होगा, m1 प्लस m2। इफ द होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। अब एक चीज ध्यान देना, मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा मास C पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। पूरा का पूरा मास क्या है, C पे कॉन्सेंट्रेटेड है। आपको एक फॉर्मूला तो पता है ना, आपको एक फॉर्मूला पता है ना, एक आपको अच्छे से फॉर्मूला पता है क्या भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते हो, dv बाई dt। अरे हाँ या ना, dv बाई dt के बदले आप एक और चीज लिख सकते हो, पोजीशन का डबल इंटीग्रेशन। पोजीशन का डबल इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन देता है, अगर याद होगा। डी एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव। कैसे भाई, पोजीशन वेक्टर को एक बारी डेरिवेटिव लेते हो पोजीशन वेक्टर का तो वेलोसिटी आता है, दूसरी बारी डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो डबल डेरिवेटिव अगर आप पोजीशन का लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या देता है, फोर्स। अब यहां ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास का, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, क्योंकि पूरा का पूरा मास क्या है, सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मास इंटू एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, r। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r है। इस पोजीशन वेक्टर को एक बारी डिफरेंशिएट करोगे यानी dr बाई dt, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आएगा, और दो बारी डिफरेंशिएट करोगे यानी d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास का क्या आएगा, एक्सेलरेशन। नहीं आया क्या समझ, आ गया? यानी अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूं डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का एक्सेलरेशन है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना था, एफ ही था। पूरे सिस्टम में नेट फोर्स कितना लग रहा था, एफ लग रहा था। अरे हाँ या ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 काम करो 3 दो, और इसे इक्वेशन नंबर 4 दो, और दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, m1 प्लस m2 की जगह m1 प्लस m2 है, फोर्स की जगह फोर्स है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की जगह यहां पे डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर है। तो मुझे बताओ आर की जगह पे यहां पे क्या है, क्या ये है या नहीं, क्या है या नहीं? देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 प्लस r1 m2, मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। अरे हाँ या ना, यही है हमारा फाइनल रिजल्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वेटेड एवरेज आया भाई। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब पता है? अच्छा, मतलब मुझे एक बात बताओ, वेटेड एवरेज का मतलब, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ इधर। वहां पे पूरे सिस्टम में कितनी है, दो बॉडीज, एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है, m2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अपने पोजीशन वेक्टर को, पहले के पोजीशन वेक्टर को पहले के मास से मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरे के पोजीशन वेक्टर को दूसरे के मास से मल्टीप्लाई किया, और टोटल मास से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस चीज को वेटेड एवरेज कहते हैं। क्या समझ आ रहा नहीं आ रहा, वेट का एवरेज ले रहे हो, वेटेड एवरेज कहते हैं इसको। कौन सा एवरेज कहते हैं, वेटेड एवरेज। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर बहुत सारे पार्टिकल हो तो भाई सबके मास को उनके पोजीशन वेक्टर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ऊपर सम आएगा सबका, और नीचे सबका क्या आएगा, मास आएगा। अभी भी नहीं आया समझ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है? आया नहीं आया समझ? आ गया कतई जहर, शाबाश। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना?
तो भाई क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है वो मास पे भी डिपेंड करता है पार्टिकल्स के, और उनके पोजीशन वेक्टर पे तो डिपेंड करता ही करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और थोड़ा सा स्पेशल केसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन कुछ इस प्रकार है बेटा, बहुत आसान है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सेम चीज एज इट इज अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 3 नंबर का तो पक्का आएगा ही आएगा ये। ठीक है, अब कुछ चीजें ध्यान दो यहां पे थोड़ा ध्यान देना। ये पूरा मास डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मैंने ये करवाया है, एक चीज नोट किया आपने इससे, पूरे सिस्टम के मास को अगर मैं सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा? इंडिविजुअल पार्टिकल, जो सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे ना, उनका मास इंटू उनका पोजीशन वेक्टर का सम होगा। अरे हाँ या ना? यानी सेंटर ऑफ मास का मास इंटू पोजीशन वेक्टर और हर एक पार्टिकल का मास इंटू पोजीशन वेक्टर। नहीं आ रहा क्या समझ? ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। हाँ या ना? ये चीज यहाँ पे वही लिखी गई है। ठीक है, वही चीज लिखी है। डिस्कशन देखो, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं, डिस्कशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द सेंटर ऑफ मास वर एट ओरिजिन, पूरे बाबा ये कैसे हो सकता है? सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन पे लाई करें, हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए, मैंने सिर्फ एक्स वाई एक्सिस लिया है, जेड एक्सिस नहीं लिया। चलेगा? चलेगा। अच्छा देखो, दो बॉडीज है, एक बॉडी यहां पे है, ये बॉडी ए है जिसका मास m1 था मान लो। ठीक है बेटा, समझा रहा है नहीं आ रहा है? और एक बॉडी बी है जिसका मास क्या था? m2। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आया। अब मुझे बताओ इन दोनों को कौन सा लाइन ज्वाइन करेगा? अबे एक्स एक्सिस ही ज्वाइन कर रहा है, और जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी पे क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास सी। नहीं आया क्या समझ? तो सेंटर ऑफ मास ही अगर ओरिजिन पे लाई करेगा तो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? 0। यानी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 0। अरे भाई साहब, किसी का पोजीशन वेक्टर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स है उनका हम पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही लेते हैं। अगर समझ आ रहा है, पोजीशन वेक्टर 0 है, इसका मतलब वो पार्टिकल कहां पे रखा हुआ है? ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे होगा तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा? 0। हाँ या ना? और आर की वैल्यू 0 पुट करो। अबे आर ए था ना बच्चे, मेरे बच्चे, यहां देखो m1 r1 प्लस m2 r2, m1 प्लस m2। या आर को मैंने 0 पुट कर दिया तो ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये भी क्या बन जाएगा? 0। और क्या बचा? m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करो भाई, m2 r2 ये प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस m1 r1। बहुत बढ़िया। अब यहां देखो मास मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, m2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड m1 r1 बाय m2। अच्छा माइनस साइन क्यों आया भाई? माइनस साइन क्यों आया? मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों आया, माइनस साइन क्यों आया, बता दिया जाए? चलो भाई बता दिया जाता है। देखो इधर, जब r1 पॉजिटिव होगा ना, व्हेन r1 जब पॉजिटिव होगा ना, डेफिनेटली r2 नेगेटिव होगा। या r2 लिखना चाहिए ना, r2 क्या होगा? नेगेटिव। क्यों भाई? बाहर नेगेटिव है। और जब r1 नेगेटिव होगा तो r2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यार इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास का मैं राइट हैंड साइड ना पॉजिटिव लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, एक पल के लिए अगर मैं r1 इधर पॉजिटिव ले रहा हूं r1, तो यहाँ पे r2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। अरे हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का कोई एक साइड पॉजिटिव लो तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इतना गारंटेड हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों एक साथ पॉजिटिव कभी नहीं हो सकते। r1 भी पॉजिटिव हो जाए और r2 भी क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ? बढ़िया भाई, इसका मतलब ये है कि एक पार्टिकल अगर सेंटर ऑफ मास के राइट हैंड साइड है तो दूसरा डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड होगा, क्योंकि दोनों ही अगर राइट हैंड साइड होते हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली या तो पॉजिटिव होते हैं, या तो दोनों, अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड होते हैं तो साइमल्टेनियसली नेगेटिव होते हैं। पर यहां तो सिनेरियो अलग है,
जब R1 पॉजिटिव है तो R2 नेगेटिव आएगा, और जब R1 नेगेटिव है तो R2 पॉजिटिव आएगा। अरे इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के राइट हैंड साइड है तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा दो पार्टिकल्स के बीच ही लाई करेगा। बीच में मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मिडल में लाई करेगा, मतलब लाइन जो ज्वाइन करेगा ना ए और बी को, ठीक है, कहीं भी लाई कर सकता है, उन दोनों के बाहर नहीं लाई करेगा। कहने का मतलब ये अभी भी नहीं आया समझ? प्रूफ कर दिया नहीं कर दिया इससे हमने? नहीं किया, देखो। अरे नहीं आया क्या समझ? नहीं आया? आ गया? देखो आगे देखो भाई, अगला एक और चीज। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं सिर्फ किसकी बात करूं? मैग्नीट्यूड की, मतलब R2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू M1 बाय M2 R1 का मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की बात की इसलिए साइन हटा दिया मैंने। मुझे एक बात बताओ, जब M2 बड़ा होगा, जब M2 ज्यादा होगा तो R2 अपने आप छोटा हो जाएगा। अगर M2 M1 से बड़ा हुआ तो R2 R1 से छोटा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यहां देखो, यहां देखो, दो पार्टिकल लेते हैं, तो क्या लेते हैं? पार्टिकल। अच्छे से बनाना पड़ेगा, दोबारा बनाते हैं भाई। देखो ओए, इसका क्या मतलब है? ध्यान दो, ठीक है। मान लो सेंटर ऑफ मास बीच में ही आ रहा है, सेंटर ऑफ मास है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, दो बॉडीज है, ठीक है, एक मान लो ए है और दूसरा बड़ा सा है बी है। इसका मास M1 है और इसका मास M2 है। एंड डेफिनेटली बच्चे M2 बड़ा है M1 से, तो सेंटर ऑफ मास यही कहीं लाई करेगा, ये तो पता है। पर सेंटर ऑफ मास M2 के पास लाई करेगा। यहां कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बीच में कभी लाई नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा जिसका मास ज्यादा होगा उसके पास लाई करेगा। यार भैया इस फॉर्म में बताओ, अभी आपने बोला कि अगर M2 ज्यादा होगा तो R2 कम होगा। मैं बता रहा हूं, मान लो कि आप पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास से मेजर कर रहे हो। अरे सेंटर ऑफ मास कोई ओरिजिन मान लो एक पल के लिए, समझ आया? तो R1 ये होगा और R2 ये होगा। कि कौन बड़ा है बे? कौन बड़ा है? R1 बड़ा है और R2 छोटा है। अगर M2 बड़ा है तो R2 छोटा है। इसका मतलब ये है कि अगर M2 बड़ा है तो R2 छोटा है। यही समझाना चाहता था मैं तो अभी से। अभी एक और चीज आप पढ़ने वाले हो कि अगर दोनों पार्टिकल्स है सेम मास के हैं, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल किस में लाई करेगा? बीच में, यहां कहीं लाई करेगा। हाँ या ना? बिल्कुल लगभग सेंटर में लाई कर रहा है। अरे हाँ या ना? अब रुको, किसी एक पार्टिकल का मैं मास बढ़ा दे रहा हूं तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होता है। तब देखते हैं सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक पार्टिकल का मास बढ़ाने के लिए कैची का हेल्प लेते हैं, ठीक है, और घुसा देते हैं इधर। यहां देखो, इसमें बेटा सीजर डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया? सीजर डाल दिया, ठीक है, बाय इंसर्टिंग सीजर। अरे यार कैची बांट दिया इसमें, ठीक है, और इसका मास क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो देखते हैं क्या सेंटर ऑफ मास बीच में ही आता है क्या? नहीं, गिर रहा है उधर, यहां तक गिर रहा है। देखो सेंटर ऑफ मास कभी भी बीच में नहीं आएगा, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर यहां सेंटर ऑफ मास होता तो इस पॉइंट पे आप बैलेंस कर पाते बच्चे। तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं, यहां देखना, यहां कहीं, यहां शिफ्ट हो गया। बताओ, तो सेंटर ऑफ मास जिस बॉडी का वेट, जिस पार्टिकल का वेट ज्यादा होता है बच्चे, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, उस पार्टिकल के पास जाकर क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। अरे हाँ या ना? कतई जहर, ठीक है। बच्चे देखो लगभग यूनिफॉर्म है, लगभग इसका मास, इस रॉड का मास क्या है? यूनिफॉर्म है। ये हमारा बाथरूम का जुगाड़ है, मतलब वाइपर चक्के लाए हैं हम इसे, यहाँ मतलब यहाँ वाइपर चक्के लाए हैं, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ मास अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करो तो डेफिनेटली बीच में आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ कहीं आएगा, लगभग मिडिल में आ रहा है सेंटर ऑफ मास। लगभग किस में आ रहा है बेटा? मिड में आ रहा है सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ या ना? लगभग मिड में आ रहा है। एक काम करते हैं, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है दोनों साइड से, मैं एक्चुअली यहाँ दो पार्टिकल तो नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है एक, ठीक है। पर रुको, एक साइड का ना, एक साइड का अपन क्या करते हैं? मास बढ़ा देते हैं। ये वाइपर का हमने टोपा पहना दिया इसे, ठीक है।
अब इसी पॉइंट पे अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हुआ होगा या इधर इधर शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि यहां पे मास बढ़ाया है। अरे हाँ या ना, देखते हैं भाई। नहीं, ओ नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली अब आपको दिख रहा होगा सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो गया है, क्योंकि यहां का मास ज्यादा हो गया है। अरे हाँ या ना, ये है क्या समझ? आ गया? आएगा ये। अब ना बोलना मत, वाइपर है मेरे पास। चलो भाई अगला, एंड डेफिनेटली यहां तक पता लग गया होगा कि व्हेन टू पार्टिकल्स, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, है ना बच्चे। अगला सिनेरियो देखो, व्हेन टू पार्टिकल्स आर ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है। मतलब यार देखो, आर किसके इक्वल था यार? आर किसके इक्वल था? m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। अरे हाँ या ना, बढ़िया बढ़िया। अब मैं काम कर रहा हूं, मास इक्वल पुट कर रहा हूं। मान लेते हैं कि m1 का मास m2 के मास के इक्वल ही है, और m कह लो, क्या कह लो? अरे लेट कर लो यार, कुछ ना कुछ मास तो होगा, दोनों का इक्वल मास है, और दोनों का मास किसके इक्वल है? m के इक्वल है। तो m पुट करो भाई, m पुट करो। m1 की जगह भी m आ गया, m2 की जगह क्या आ गया? m आया ना। तो m, अच्छा m प्लस m क्या हो जाएगा? 2m। m कॉमन लो ऊपर से, r1 प्लस r2 2m। m से m कट गया बच्चे, m से m कट गया, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। यानी जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, बिल्कुल बीच में होगा। बिल्कुल क्या होगा? बीच में होगा बेटा, दो पार्टिकल्स के बीच में होगा, अगर वो दो पार्टिकल्स इक्वल मासेस के हैं तो। जैसा कि इस केस में हुआ था, नहीं सॉरी, मतलब जैसा कि इस केस में हुआ था, ठीक है। यहां पे सेंटर ऑफ मास लगभग बेटा बिल्कुल ही मिड में लाए कर रहा है। अरे हाँ या ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कहां लाए कर रहा है बेटा? मिड में, बिकॉज वी टुक टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, देन डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास इसका कहां लाए करेगा? मिड में लाए करेगा। नहीं आया क्या समझ? महसूस कर पा रहे हो? जो पढ़ रहे हो तो ऐसा ही है, जो आप पढ़ रहे हो सारी चीजें हैं, असलियत में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो यार, डेरिवेशन आता है पेपर में और ये बहुत आसान है, तुम्हें ना बस डायग्राम बनाना है, ये सब चीजें लिखनी है, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यार? इसका चेंज इन मोमेंटम, इसका चेंज इन मोमेंटम, दोनों को ऐड किया, बस m1 m2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और हमने सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन लिखा, दोनों को कंपेयर किया और r का आ गया। बता दो कोई डाउट है इसमें? तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं, अरे देख लो भाई इधर, नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। सपोज करो एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन वेक्टर है सबका, ठीक है। मतलब ये मान लो पार्टिकल 1 है जिसका मास m1 है और पोजीशन वेक्टर इसका r1 है बेटा, ठीक है। ये m2 पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। ये m3 पार्टिकल है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r3। और ऐसे n पार्टिकल्स है, ऐसे कितने पार्टिकल है? n पार्टिकल्स, और इसका पोजीशन वेक्टर बेटा rn है। तो इन सबका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? इन सबका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? ध्यान देना। तो बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है, वही है, वेटेड एवरेज ले लो। क्या ले लो? वेटेड एवरेज। सेंटर ऑफ मास ऑफ, सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वेटेज एवरेज ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स, ठीक है। यानी m1 r1 m2 r2 m3 r3 जितने भी हैं, ये मान लो nth तक जा रहा है, तो mn rn, अरे हाँ या ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सबका मास mn। मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं? क्योंकि देखो प्लस का साइन ही आ रहा है, तो समेशन, हर प्लस वाले टर्म में क्या है? m आ रहा है, और इनके पैर वाला चेंज हो रहा है, मतलब i दे दो, और i किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके n तक जा रहा है, i यानी 1 से लेके n तक जा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो आप?
इसको लिख सकते हो समेशन। अरे यार यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ हमने लिख दिया MI RI, ठीक है, बढ़िया। और I कहां से जा रहा था, 1 से बेटा N तक। और यहाँ देखो, यहाँ नीचे क्या आएगा समीशन भाई, M1 M2 M3, हर एक टर्म में सिंपल M है, मास है, तो MI। और I 1 से लेके कहां तक जा रहा है बेटा, N तक जा रहा है। अरे 1 से लेके कहां तक जा रहा है, N तक जा रहा है। यानी सभी पार्टिकल का ith, देखो MI क्या है, मास ऑफ ith पार्टिकल, RI क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। मतलब इन जनरल लिखने का एक तरीका है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, एक टोटल मास हो जाएगा सभी पार्टिकल के, अगर इंडिविजुअल मासेस को अगर आप ऐड कर दो तो टोटल मास हो जाएगा सिस्टम का। टोटल मास को मैं कैपिटल M से डिनोट करूंगा भाई, किससे डिनोट करूंगा, कैपिटल M से, हाँ या ना। और I 1 से लेके N तक जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। समझ आया क्या, नहीं आया क्या, समझ आ गया भाई। यहां देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जब कंपोनेंट फॉर्म में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म में सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं। यानी मान लो किसी भी पार्टिकल का हमें पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सबका अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला नहीं आया समझ, या ये नहीं आया समझ, वो मैं बोल रहा हूं, बता क्या नहीं आया, बता बता। अच्छा, समेशन 10वीं क्लास किया आपने, मोड मीडियन वगैरह का फॉर्मूला पढ़ाया था आपने, वहां समेशन क्यों लगता था, नहीं अच्छा क्वेश्चन है, समेशन क्यों लगता था ऊपर, वहां ना मीन, देखो बेटा देखो बच्चे, वहां ना मीन निकालते थे आप, है ना, आप मीन निकालते थे कि x1 प्लस x2 प्लस x3, मान लो n नंबर है, ठीक है, ठीक है, n नंबर को आप ऐड कर रहे हो और n से आप क्या कर दे रहे हो, डिवाइड कर दे रहे हो, तो इसका मीन होता था। याद है या नहीं, याद है बेटा। इसको ना एक और तरीके से आप लिखते थे, बारी बारी x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखने के बजाय आप समीशन का साइन डाल देते थे। ये समीशन का साइन होता है, वैसे तो इस साइन को सिग्मा कहते हैं और पढ़ते हैं समीशन, ठीक है, ठीक है। अब बोलोगे सिग्मा तो ये होता है, स्मॉल सिग्मा होता है, लार्ज सिग्मा होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखो समीशन का साइन, ठीक है, चलो जो भी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, वहां पे ना और बारी बारी 1 2 3 लिखने का क्या फायदा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे एक्स आई, और आई कहां से जा रहे हैं, 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय n। बच्चे इसका मतलब क्या होता है, जब तू इसे दोबारा ओपन करेगी ना, इसका मतलब है आई को 1 पुट करो, आई की जगह 1, फिर प्लस लगाओ, अब आई की जगह 2 पुट करो, फिर प्लस लगाओ, आई की जगह 3 पुट करो, फिर प्लस लगाओ, 4 पुट करो, फिर प्लस लगाओ, और लास्ट क्या पुट कर सकते हो, n पुट कर सकते हो। यानी ऐसे जाते 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 और लास्ट वाला क्या होगा, n। समझे इसका मतलब है, तो यही सिनेरियो यहाँ पे भाई, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का अब हम कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। यार कहने का मतलब क्या है, मान लो कि ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये है, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। अरे यार इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल है ना उसका जो पोजीशन है ना वो एक्स आई वाई आई जेड आई है यार, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट ये है, जो पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये। जैसे आई की जगह अगर पहले पार्टिकल की बात करूंगा तो x1 y1 z1 है, दूसरे पार्टिकल का x2 y2 z2 है, और nth पार्टिकल का xn yn zn है। चिल आउट करो, तो ith मतलब आई जो हम आई लेते हैं ना वो हम इन जनरल लेते हैं, सभी पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो अगर उनके सभी पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मेट में है तो उनका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। अरे हाँ या ना, है ना। तो हमें ना सभी पार्टिकल्स का, सिस्टम के सभी पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट पता है, तो उनके सेंटर ऑफ मास का भी कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं हम, कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अपन उसे मान लेते हैं कैपिटल एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अरे हाँ या ना। अच्छा देखो, अभी अभी आपने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पढ़ा है, समेशन ऑफ एम आई आर आई, ठीक है, और आई 1 से लेके बेटा n तक जा रहा है, और कैपिटल M क्या था, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है बेटा। अच्छा आर आई की वैल्यू पुट कीजिएगा इधर,
और यहाँ आर की वैल्यू पुट कीजिए तो आर ए हो जाएगा। यहाँ देखो पुट किया तो है, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो यहाँ पे तो आ जाएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ पुट की है स्मॉल आर की, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और इस मास को मैंने बाहर निकाल लिया समेशन से। अरे हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, दो वेक्टर इक्वल होता है, दो वेक्टर क्या होता है? इक्वल। ये रूल तो सबको पता होगा, सबको पता होगा। जैसे कि मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है बेटा, वो दूसरे वेक्टर के इक्वल है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हो ना तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होता है। मतलब आई कैप के का जो यहाँ कंपोनेंट है, कोफिशिएंट है, वो एक्स है, या यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट ए है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है। तो सिमिलरली यहां पे देखो, यहां देखो, यहां आई कैप के साथ एक्स है और यहां आई कैप के साथ क्या क्या चीज है? तो एक तो एम आई एक्स आई है, समीशन तो जाएगा सबके साथ एम आई एक्स आई, ठीक है, और मास भी सबके साथ जाएगा डिवाइडेड बाय मास। और आई कहां से जा रहा है? 1 से लेके n तक जा रहा है। इसका मतलब अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, ठीक है, ठीक है, तो सभी पार्टिकल्स के एक्स कोऑर्डिनेट का वेटेड एवरेज लो, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का। ये पहले पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट को उसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट को उसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे जाते जाते डिवाइडेड बाय टोटल मास। अभी भी नहीं आया समझ? सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल होगा? एम आई वाई आई डिवाइडेड बाय एम, और आई 1 से लेके n तक। अभी भी नहीं आया समझ? क्या है ये? मतलब अब क्या करना है? y पार्टिकल्स के y कोऑर्डिनेट का वेटेड एवरेज लो और वो क्या आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सिमिलरली z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? z कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का एम आई जेड आई, और आई 1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय m। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? अच्छा, इससे को अगर आपको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना हो, जब क्या होता है, जब बहुत सारे पार्टिकल हो, यार 2 पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल हो, 4 पार्टिकल हो, समझ आता है, तुम समीशन से कर सकते हो। 10 पार्टिकल हो, 100 पार्टिकल हो, तुम समीशन से कर सकते हो। पर अगर मैं किसी यूनिफॉर्म बॉडी की बात करने लग जाऊं, यहां देखो, कोई भी एक यूनिफॉर्म लाइमिन है, कुछ भी है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है बेटा, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। अबे इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, छोटे छोटे, तो वहां पे समेशन नहीं, वहां हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? इंटीग्रेशन की। अरे हाँ या ना? बढ़िया। वहां देखो, है ना, वहां देखो छोटा सा मास है बेटा, छोटा सा मास ले लो डीएम, या ले लो छोटा सा मास डीएम, ठीक है। और इस छोटे से मास का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है, जेड को मैं ऐसे बनाऊंगा ताकि 2 और जेड में कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। जेड को मैं ऐसे ना बना के ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। अब यहां देखो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं समीशन नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। क्या करूंगा? इंटीग्रेट। तो अच्छा, एक्स को मास से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू डीएम, इसका इंटीग्रेशन करूंगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। कि मेरा एक्स को क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? इसके इस छोटे से मास के y कोऑर्डिनेट को इसके मास से मल्टीप्लाई करो, समझा रहे नहीं आ रहा है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास, आया ना। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अरे नहीं आया क्या समझ? अभी भी नहीं आया समझ? डाउट है आपको? आपको डाउट लग रहा है मुझे, नहीं बता दे, नींद आ रही है क्या हो गया? अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ये घटिया चीजें हैं, बहुत बहुत बेकार चीजें हैं कि इफ 2 पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अरे भाई, दोनों पार्टिकल एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, मान लो दोनों पार्टिकल एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, एक M1 यहाँ है और M2 भी यहाँ है, तो भाई इनका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहीं बीच में ही होगा। ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, हाँ या ना? y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्यों? क्योंकि x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x की वैल्यू होगी कुछ xcm। इसको क्या लिख दो? xcm, क्योंकि यहाँ xcm लिखा है, समझ आ नहीं आ रहा है? तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, ycm का मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, xcm का मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास।
तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है दो पार्टिकल सिस्टम का, समझा रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, तो m1 को x1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस m2 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे और m1 प्लस m2। सिमिलरली ये दोनों पार्टिकल अगर y एक्सिस में लाई करते तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है सेंटर ऑफ मास का और y कोऑर्डिनेट ये होता। नहीं आया क्या समझ अभी भी? नहीं आया क्या? अरे आया नहीं आया? अब देखो, हाँ भाई कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। पहला पॉइंट क्या है? द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम चूजन। बिल्कुल, कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम जो मर्जी हो चूज करो, सेंटर ऑफ मास पे वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आपने कोऑर्डिनेट कहां से लिया है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सेंटर ऑफ मास उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास फिक्स है। यार देखो साफ सिंपल बात, कहने का मतलब जैसे ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है, ये इंडिपेंडेंट है। चाहे आप ओरिजिन से मापने मापो, चाहे जहां मर्जी से मापने मापो, सेंटर ऑफ मास इसका यही रहेगा। ऐसा तो नहीं है अगर आप ओरिजिन से माप रहे हो तो सेंटर ऑफ मास ये है, ये वाला पॉइंट है इस पूरे सिस्टम का, और अगर आप कहीं और से माप रहे हो तो ये सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता सेंटर ऑफ मास। समझा रहे नहीं आ रहा है? सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करता? कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, यस, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इट कैन लाई आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, कैसा शेप है कैसा साइज है। समझा रहे नहीं आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहां देखो, यहां बिल्कुल बीच में आ रहा है, पर अगर जैसे मैं इसका मास ज्यादा कर दूं, टेप लगा के इसका मास ज्यादा कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ज्यादा मास के पास लाया करेगा। इधर अभी भी ज्यादा ही है भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। सेंटर ऑफ मास इस बॉडी पे लाया करने लग गया, इस बॉडी पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग अलग होगा तो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आप मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करोगे बॉडी के अंदर तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज होगा। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या? जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने इसे निकाल दिया था, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहां बीच में लाई कर रहा था, पूरा बाबा सेंटर ऑफ मास यहां बीच में लाई कर रहा था, ठीक है। पर जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, वापस लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज कर रहा हूं मैं। नहीं आया समझ? अब सेंटर ऑफ मास यहां लाई नहीं करेगा, देख लो गिर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भाई बहुत पास चला गया, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हुआ है। यहां इधर क्यों आ गया? क्योंकि यहां ज्यादा मास बढ़ा दिया मैंने, तो ज्यादा मास की ओर सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। अभी भी नहीं आया समझ? ईमानदारी से बोलना, समझ आया नहीं आया? तो ठीक है बेटा, बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। एंड डू यू नो कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। कैसे? इस कड़े का सेंटर ऑफ मास देखो, कहीं से भी आप बैलेंस करने की कोशिश करो, नहीं होगा। कहीं से भी आप बैलेंस करने की कोशिश करो, देखो, अरे मतलब अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां आ गया ना, अगर इस वाले पोजीशन में तो सेंटर ऑफ मास यही है इसका, बात उसकी नहीं है। आप एक उंगली में इसे एज इट इज रख सकते हो इस कड़े को? नहीं ना, सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई नहीं कर रहा है, इसका यहां लाई नहीं करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। अब बोलोगे यार बीच में भैया बैलेंस करके दिखाओ, बीच में क्या करके दिखाओ? बैलेंस करके दिखाओ। तो बीच में तो भाई कुछ पकड़ने के लिए है ही नहीं, तो अपन जुगाड़ बना लेते हैं, ठीक है। और जुगाड़ बनाने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, ये देखो, चलो भाई लड़कियों का सामान कभी तो काम आया, तब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो, धन्यवाद। लड़कियां नहीं होती तो भाई क्या होता? अब देखो प्यार से बैलेंस हो रहा है, मैंने दबाया नहीं है इसे, अबे मैंने पकड़ा नहीं है इसे, शिट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जुगाड़ कर दिया ताकि मैं सेंटर में अपना उंगली रख पाऊं, वरना तो जा रहा था ना अंदर। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक उंगली में बैलेंस कर लिया, सेंटर ऑफ मास इसका लाई कर रहा है नहीं कर रहा है? देख पा रहे हो? समझ आया? तो डेफिनेटली इसका सेंटर ऑफ मास, इस पूरे कड़े का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में लाई कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म है एक्चुअली। तो बॉडी एक्चुअली ये है, पर सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर लाई कर रहा है। वाह, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे अब आया लुल्लो समझ? एग्जाम्पल, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर डिस्क इज विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, डिस्क की अगर मैं बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं? डिस्क और रिंग में फर्क होता है। ये रिंग था, ये क्या था? रिंग। तो इसका सेंटर ऑफ मास
आउटसाइड द बॉडी रिलाई करेगा। देखो यहाँ पे जैसे द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी व्हाइल दैट ऑफ द सर्कुलर रिंग इज आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अगर मैं रिंग और डिस्क में क्या अंतर होता है? डिस्क यार कैसेट देखिए तुमने, कैसेट वो डिस्क होता है, वो मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेंटर से लेके वहां तक। बच्चे डिस्क और रिंग में यही फर्क होता है। ये आपका रिंग है और रिंग में क्या होता है, सारा जो मास होता है ना सेंटर के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब बटा हुआ होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर जगह। तो डिस्क है और ये क्या है, रिंग। ठीक है, तो अगर मैं रिंग का सेंटर ऑफ मास बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बैलेंस हो गया। तो इसका बच्चे ये देखो बैलेंस हो गया नहीं हो गया, बैलेंस हो गया नहीं हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास इसी के अंदर लाई कर रहा है, इसी बॉडी के अंदर लाई कर रहा है। पर रिंग का सेंटर ऑफ मास, अभी मैंने बताया था आपको, रिंग का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर में लाई करेगा जहां रिंग है ही नहीं, मतलब आउटसाइड द बॉडी। समझा रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, इन सिमेट्रिकल बॉडीज इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज होमोजीनियस द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ और द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब है? ऐसे बॉडी जिसका मास हर जगह क्या है, बराबर बटाओ, क्या हो, बराबर बटाओ, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर में आएगा। कहां पे आएगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर में। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये आपकी संपुष्टि की बुकलेट है भाई, अरे हाँ या ना? तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में ही लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर में लाई करेगा, हाँ या ना? ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे आता है? अगर इसके दो डायगोनल को मिला दो, जहां डायगोनल कट करेगा ना वहीं पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। देखो वहीं पे बैलेंस हो रहा है, अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? क्योंकि यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म, कहीं से भारी नहीं है और कहीं से कुछ नहीं है। इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 mn मूव विद द वेलोसिटी v1 v2 v3 vn, ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय दिस। अरे भाई सेंटर ऑफ मास का हमें पोजीशन निकालने आ गया, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, मतलब मान लो बहुत सारे मासेस है m1 m2 m3 mn और उनकी वेलोसिटीज है v1 v2 v3 vn। तो सेंटर ऑफ मास यार, जैसे देखो मैं इसको फेंक रहा हूं, इसको मैं किसी फेंक रहा हूं, ठीक है, तो दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो देखो सेंटर ऑफ मास भी तो मूव कर रहा है ना, सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, इसका भी वेटेड एवरेज ले लो पर वेलोसिटी के साथ। अब किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। यार कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये देखो VCM कैसे निकलेगा, VCM m1 v1 m2 v2 प्लस करके mn vn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। अरे हाँ या ना? वही चीज क्या है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दिया। सेम एक्सेलरेशन का फंडा है कि भैया अगर बॉडीज एक्सेलरेट करेंगी, बॉडीज मोशन में है, तो सेंटर ऑफ मास भी उसके साथ क्या होगा, मोशन में होगा। नहीं आया क्या समझ? बॉडीज अगर मोशन में है तो सेंटर ऑफ मास भी उसके साथ क्या होगा, जल्दी बताओ, मोशन में होगा। ठीक है, तो अगर बॉडीज एक्सेलरेट करेंगी तो सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे आएगा, जहां वेलोसिटी है वहां एक्सेलरेशन बांट दो। नहीं आया क्या समझ? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी थ्योरी में डिफाइन किया हुआ है, इसे पढ़ लेना। ठीक है बेटा, ठीक है। राइट टू फैक्टर्स ऑन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड। जिस पे डिपेंड करता है ये नहीं पूछा, जिस पे डिपेंड नहीं करता वो बताना है। तो पहला है चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप जो मर्जी हो कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिपेंड उस पर नहीं करता। रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन उस पर भी डिपेंड नहीं करता। चाहे बॉडी रोटेट हो रहा हो तब भी सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा। अगर मोशन कर रहा हो, जैसे लीनियर मोशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा वैसे तो। अगर मान लो ये मोशन कर रहा हो, मान लो, ठीक है, नहीं लीनियर मोशन पे डिपेंड कर जाएगा अगर अलग अलग मोशन करेंगे तो। ठीक है, दूसरा मान लो ये रोटेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, मान लो ये पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, पूरा बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा ना भाई, इसका सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। अरे हाँ या ना? फुटबॉल का एग्जांपल ले लो। फुटबॉल जब आप रोटेट करते हो, रोटेट करते टाइम एक ही हाथ में बैलेंस कर लेते हो, समझ आया नहीं है? तो उसका सेंटर ऑफ मास पूरा कोइंसाइड करता है आपके उंगली के साथ। तो 2 पॉइंट लिख देना बहुत है। अरे हाँ या ना? आगे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा।
Two bodies of masses 1 kg and 2 kg are located at 1.2 and -1,3 respectively. Calculate the coordinates of the center of mass. अरे भाई साफ सिंपल बात, m1 कितना दिया 1 kg, एक बॉडी का मास कितना दिया 1 kg, और दूसरे बॉडी का मास m2 क्या दे दिया 2 kg. इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया 1,2 और दूसरे का -1,3. तुम्हें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. क्या सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? तो भाई सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकाल लो, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकाल लो. ठीक है, वैसे भी 2D में है, x y दिया है, z नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है x y. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का x cm, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल था बेटा? m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2. अरे हाँ या ना? तो m1 का 1 के साथ मतलब m1 x1 m2 x2, तो m2 की जगह क्या है 2 और x2 की जगह क्या है -1, m1 प्लस m2 या मतलब 1 प्लस 2. अरे नहीं आया क्या समझ? आ गया. 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस. ठीक है, कितना आ गया -1/3. y सेम सिमिलरली बच्चे y सेंटर ऑफ मास निकालो. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 y1. याद है मैंने बताया था ना? बताया था नहीं बताया था? m2 y2 ओवर m1 प्लस m2. नहीं आया क्या समझ? आ गया. m1 कितना दिया बच्चे 1, y1 कितना दिया है 2, m2 2 और y2 बच्चे 3. वेरी गुड. 1 प्लस 2, 1 1 जा 2, सॉरी मतलब 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, अरे 3, 8/3. देयरफॉर xcm, ycm यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल हो गया? -1,3/8 -1/3, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं. यही आपका क्या है आंसर. अरे कोई दिक्कत है तो बताओ. कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है. अगला देखो, अगला क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भाई. ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है. ठीक है, यहां देखो भाई. 3 ब्लॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड मासेस m एंड 2m, यानी 3 ब्लॉक्स है. 3 बॉडीज की बात हो रही है. एक का मास m है, दूसरे का भी m है और तीसरे का 2m है. ठीक है, आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे प्लेस्ड है. ट्राइंगल मतलब जैसा मर्जी वैसा ट्राइंगल है. m 2m आया ना? ऐसा सीन है कुछ. हैविंग कोऑर्डिनेट, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या रहे 2.5, 1.5. इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3.5, 1.5 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,3. अरे हाँ या ना? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. अरे भाई 2 पार्टिकल की जगह 3 पार्टिकल दे दिया. फिर कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना? ओए लुल्लो 3 पार्टिकल है रे. कितना पार्टिकल है? 3. xcm निकालो. क्या निकालो? xcm, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई? m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3. इन्होंने 3 ही पार्टिकल दिए. 10 पार्टिकल दिए होते तब भी हम निकाल लेते. अरे हाँ या ना? बस थोड़ा 10 तक घिसना पड़ता. ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3. वेरी गुड, वेरी गुड. m1 m है और x1 2.5 है. जाने मन मतलब अंजलि सॉरी क्या था भूल गया मैं वो डायलॉग क्या था पता नहीं. तो m1 m है बेटा, x1 क्या रहा है 2.5. सेम m2 को भी मैं m ले लेता हूं. अरे यार लुल्लो इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, इसको क्या मान लो m3. नहीं आएगा समझ? m2 क्या रहे m और x2 कितना है 3.5, m3 कितना है 2m. नहीं आएगा समझ? और x3 कितना है 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. तो m1 m है, m2 भी m है, पर m3 क्या है 2m. पूरा बाबा ये देखो ये ना चोल बे. यहां देखो 2.5m, यहाँ क्या हो गया 3.5m, 2 3 6, 6m हो गया. ओए लुल्लो m प्लस m 2m और यहाँ गया 4m. यहाँ देखो 2.5 और 3.5 6 6 12 12m बटा 4m. m से m गया रहे 4 3 12.
एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चे 3, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3। सिमिलरली आपको क्या निकालना रे वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब यार एम के साथ ना वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करो, एम के साथ 1.5 नहीं आएगा समझ, एम के साथ 1.5, अरे वाह, और यहां 2m के साथ 3, 2m के साथ नहीं आया क्या समझ। मैं y कोऑर्डिनेट देखूंगा ना m प्लस 2m आया ना, 1.5m 1.5m और 2m, 1.5 1.5 3 होगा, 3 और यह 6 होगा, 3 6 9m डिवाइडेड बाय 4m, m से m गया 2.25, ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। Therefore XCM, YCM, अरे XCM कितना है 3 और YCM कितना है 2.25, ये हमारा फाइनली क्या है आंसर है। अरे नहीं आया क्या समझ, आ गया भाई। यहां तक पढ़ के आना, पहले बता रहा हूं डेरिवेशन दोबारा ड्राइव करना। तुम्हें डेरिवेशन समझ आया वैसे जब मैंने करवाया था?